ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 471, पूरी तरह से उसके स्तर से परे। मैं आपको इस अध्याय में एक भी व्याकरण संबंधी त्रुटि खोजने की चुनौती देता हूँ। पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली प्रकाश चमक उठा, जिसने दुनिया को ढंकने वाले अंधकार और वीरानी को दूर कर दिया, क्योंकि वोनेक एक जीवित मानव मशाल बन गया। धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी शांत हो गई और उसके चारों ओर लिपट गई, क्योंकि उसका शानदार परिवर्तन शुरू हो गया था। पहली चीज जिसने उसे ढंक दिया वह थी सुनहरे रंग के तराजू, जो शक्तिशाली चमक के साथ चमक रहे थे और उसे कवच की तरह कसकर घेरे हुए थे। उसके माथे से 2 सींग निकले, जिनकी नोकें सोने की थीं, जबकि एक जुड़वां सींग वाले सांप की एक अजीब प्रेत छवि उसके कंधे से लेकर कमर तक उसके पूरे शरीर को लपेटे हुए थी और फिर उसकी गर्दन के पीछे आकर रुक गई। इसने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई जिसने वासागो को अंदर तक हिला दिया, जिससे वह 20 मीटर की दूरी तक पीछे हट गया। अंत में परिवर्तन समाप्त हो गया और अब वासागो के सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इसके अलावा वोनिक की आंखों में देखते हुए उसने तुरंत देखा कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अभी अभी अपने सभी साथियों को खोया था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी, बस वह निस्तेज था और उसके चेहरे पर सर्वोच्च आत्मविश्वास था। पहली बात जो उस आकृति ने कि वह हमला करना नहीं था, वह बस बादलों में घूरता रहा, आकाश को देखता रहा, फिर पीछे की ओर मुंह करके उस जगह को ढकने वाली बड़ी दीवारों को देखता रहा। उसकी आंखें ठोसपन के बीच झांकी और वह दीवार पर एक साथ ड्रैगन को देख सकता था। उनके चेहरे निराशा और भय से भरे हुए थे। अंत में वह वासागो से आंखें मिलाने से पहले एक तरफ मुड़ा। मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा। ऐसा लगता है कि जेड ड्रैगन अपने काम में विफल हो गया है। उसने अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा किया है, ये भूल गया है कि शक्ति ही सब कुछ नहीं है, और अपने ही लोगों को मारने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर रहा है। कितना दुखद है, वोनिक ने कहा। उसके चेहरे पर एक उदासी भरा भाव था। लेकिन कम से कम मुझे खुशी है कि इस निचले क्षेत्र में अभी भी कुछ ड्रैगन बचे हुए हैं। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे कुछ 100 सालों में ठीक हो जाएंगे। उसने खुद से कहा, जैसे वासागो के माथे पर एक नस उभर आई हो। वोनिक अब उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, जैसे कि वह मौजूद ही न हो। मेरे पास जेड ड्रैगन का खून है, जो सभी ड्रैगन का राजा है, जिसमें तुम भी शामिल हो। तुम चाहे जो भी हो, जब तक तुम ड्रैगन की शक्ति रखते हो, तब तक तुम्हारा एकमात्र भाग्य या तो मेरे सामने झुकना है या मेरे द्वारा नष्ट होना है। वासागो की दहाड़ें गूंज उठी, क्योंकि आकृति ने आखिरकार अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लिया। तुम उन दुष्ट न्यायात्मा में से एक हो, जो जेड ड्रैगन के शरीर पर कब्जा कर रहे हैं और इसका उपयोग अन्य सभी ड्रैगन को मारने के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम अपनी ताकत बढ़ा सको। तुम्हारे अपराधों की सजा है मौत। वोनिक ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ लगाई और अगले ही पल वह वासागो के सामने आया। उसके पंजे पहले से ही उसकी छाती की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। बिजली की तरह तेज रिफ्लेक्स के साथ वासागो ने भी अपने पंजे से हमला किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी। वोनिक के पंजों को टुकड़ों में बिखरते हुए देखना चाहता था, लेकिन वोनिक का पंजा एक फिसलन भरे सांप की तरह आसानी से हमले से बच गया और तुरंत वासागो को उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया गया। अगले ही पल पूरे ड्रैगन ग्रह में हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी, क्योंकि वासागो ने अपना सिर नीचे की ओर खींचा और वोनिक का घुटना हिंसक रूप से उसके सिर पर टूट गया। ऐसा लगा जैसे उस पल एक परमाणु बम छोड़ा गया था, जैसे सुनहरी ऊर्जा की एक शक्तिशाली शॉकवेव बाहर की ओर लहरदार हुई, जो वासागो के सिर को पीछे की ओर झटका देने के साथ ही दूर तक फैल गई। उसके माथे से काला खून बह रहा था। अगले ही पल वोनिक ने फिर से हरकत की और उसके पंजों ने वासागो की गर्दन पकड़ ली, इससे पहले कि वह हवा में एन आकार बना पाता, और वह हिंसक रूप से जमीन पर गिर गया। उसके नीचे एक विशाल खाई दिखाई देने लगी, जिसकी गहराई कभी नहीं देखी जा सकती। धीरे धीरे वासागो को वापस ऊपर उठाते हुए वोनिक ने उसे हवा में लटका दिया, जबकि वासागो धीरे धीरे होश में आया और वोनिक की ओर देखने लगा। उसकी यादें धीरे धीरे उसके पास लौट रही थीं। पीछे हट जाओ। वासागो अचानक दहाड़ उठा, जिससे वोनिक की आंखों में एक झटका सा दिखाई दिया, क्योंकि उसे लगा कि एक शक्तिशाली आदेश जिसका विरोध नहीं किया जा सकता उसकी आत्मा पर हावी हो गया। अगले ही पल उसका शरीर अपने आप ही टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उछल गया और उसने अपने पैरों को 50 मीटर दूर जमीन पर पटक दिया। अब मर जाओ। वासागो गुस्से में दहाड़ उठा। उसके पैरों के नीचे की जगह खाली हो गई और वह भयानक गति से आगे की ओर भागा। उसके पंजे वोनिक की छाती की ओर बढ़ रहे थे, उसके अंदर के हिस्से को नोचना चाहते थे, लेकिन वोनिक से उसे सिर्फ एक चंचल मुस्कान मिली। तसिक तसिक तसिक, कितना बोला है। गोल्डन गार्जियन का क्रोध, गोल्डन क्रोध का स्तंभ। वोनिक फुसफुसाया और तुरंत वासागो उससे 2 मीटर दूर आ गया। उसके पंजे उसकी छाती पर पंजे मारने से बस 1 इंच दूर थे।
जैसे ही वासागो ने अपना सिर उठाया, स्वर्ण ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्तंभ उस पल में नीचे की ओर टूट गया, लेकिन स्वर्ण ऊर्जा का स्तंभ सीधे उसके चेहरे पर टूट पड़ा। अगले ही पल वह नीचे की विशाल खाई में गायब हो गया। काले खून के अवशेष एक बार फिर वोनेक के चेहरे पर छलक आए। 5 सेकंड बीत गए, वोनेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक वोनेक के सभी तराजू से नसें निकल गईं क्योंकि उसने खुद को उस आदेश से बलपूर्वक बाहर निकाला जो उस पर लगाया गया था। विशाल खाई के किनारे पर बैठे हुए उसकी सुनहरी पुतलियां उसके चेहरे पर एक उलझन भरे भाव के साथ खाई की ओर नीचे की ओर देख रही थीं। वह ऐसे नहीं मर सकता था, है न? यह एक नियामरा के लिए बहुत निराशाजनक होगा। उसने अपनी सांस के नीचे सोचा और जैसे कि जवाब में पूरी तरह से काले तराजू में लिपटा हुआ एक व्यक्ति रसातल से बाहर निकल आया, हवा में खड़ा हो गया। उसके शरीर के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से गहरे कट के निशान थे, जिसमें पिघले हुए लावा की अजीब सुनहरी नदियां उसके घावों के भीतर बह रही थीं और उसके शरीर से भाप निकल रही थी, जबकि वासो ने दर्द से अपने दांत भींच लिए थे। तुम कौन हो? उसने आखिरकार पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे प्राणी से लड़ रहा था जो उसके स्तर से बहुत दूर था। अध्याय 472 वासागो का विनाश। मैं तुम्हें इस अध्याय में एक भी त्रुटि खोजने की चुनौती देता हूं। मैं कौन हूं? वोनेक ने खुद से पूछा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी और फिर एक मुस्कान उभरी। तुम्हें कुछ पता नहीं है न? वोनेक ने तुरंत अपने पंजे वासागो की ओर तानते हुए कहा। गोल्डन गार्जियन की अंतिम सजा, भस्मीकरण के 10,000 प्रहार। वोनेक फुसफुसाया। तुरंत वासागो का चेहरा एकदम बदल गया क्योंकि उसे एक अविश्वसनीय सत्य का एहसास हुआ। वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। वह बस हवा में खड़ा था, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ, फिर भी पूरी तरह से होश में था। उसका चेहरा भ्रम से भर गया, लेकिन जब अचानक काले बादल चटकने लगे और तुरंत पूरे आसमान में सुनहरे बादल छा गए तो वह इससे बाहर आ गया। भीतर से सुनहरी ऊर्जा के शक्तिशाली स्तंभ गरजने लगे और बादलों में सांपों की तरह झुंड में घूमने लगे। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं? जब आपको ड्रैगन की किताब के बारे में पता चला जिसमें जेड ड्रैगन के बारे में बात की गई थी, तो आपने गोल्डन ड्रैगन की जांच क्यों नहीं की? वोनेक ने उदासीन भाव से पूछा। मैंने सब कुछ जांच लिया। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन जेड ड्रैगन के सबसे अच्छे साथी हैं। वासागो ने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ये सच हो सकता है। हम वास्तव में जेड ड्रैगन के सबसे करीबी साथी हैं, लेकिन हम सिर्फ यही नहीं हैं। हम पूरी ड्रैगन जाति के संरक्षक हैं और इसके दंडक भी हैं। हमारा मुख्य काम किसी भी ड्रैगन को दंडित करना था जो ड्रैगन कबीले के नियमों का उल्लंघन करता है, और इसमें जेड ड्रैगन भी शामिल है। केवल एक गोल्डन ड्रैगन ही जेड ड्रैगन को दंडित कर सकता है और चरम मामलों में यहां तक कि उसे पूरी तरह से मिटा भी सकता है। क्या आपको लगता है कि जेड ड्रैगन केवल राजा हो सकते हैं जो अपने द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दंडित नहीं होंगे? जेड ड्रैगन की जिम्मेदारी ड्रैगन कबीले को आत्मविश्वास देने के लिए अपनी प्रबल शक्ति का उपयोग करना है। जेड ड्रैगन के आगे होने के बाद ड्रैगून उसका अनुसरण करेंगे। गोल्डन ड्रैगन न्याय का प्रतीक है जो जेड ड्रैगन के दाईं ओर खड़ा है। वह सिर्फ एक साथी नहीं है, वह एक दंडक है। यही कारण है कि जेड ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन से दोस्ती करते हैं। किसी ऐसी चीज से दोस्ती करना बेहतर है जो आपको मिटा सकती है, बजाय इसके कि आप उसे दुश्मन बना लें। यही वह शब्द है जो उनके रिश्ते का वर्णन कर सकता है। लेकिन युग इतना आगे निकल गया है और हर किसी ने विचारों को मिला दिया है, यहाँ तक कि खुद ड्रैगन भी। कितना दुखद है, वोनेक ने कहा। उसका दिल सीने में दर्द कर रहा था। यह एक पिता का दर्द था, अपने ही बच्चे को पूरी तरह से अपना रास्ता खोते हुए देखना। समझने वालों के लिए यह वाकई दर्दनाक एहसास है। गिरना। वोनेक अचानक दहाड़ा और अगले ही सेकंड में क्रैकल 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 क्रैकल। इसके बाद जो दृश्य हुआ वह हमेशा के लिए बचे हुए ड्रैगन के दिमाग में बस गया। जब उन्होंने वासागो को हवा में तैरते हुए देखा, सुनहरी बिजली का एक खंभा बार बार उस पर टूट रहा था। यह एक घिनौना दृश्य था, जब कोई व्यक्ति तीव्र सुनहरी बिजली से जल रहा था और नीचे से काला खून बरस रहा था। हर बार से तराजू जल गए, मांसपेशियां पूरी तरह जल गईं और हड्डियां पानी में बदल गईं। पीड़ा और दर्द की चीखें नरक की सबसे गहरी गहराइयों से भी ज्यादा थीं, और यह पहली चीज थी जिसे जेरास ने देखा जब वह उस दृश्य के सामने पहुंचा और खुद को 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया। वह बार बार घायल कुत्ते की तरह हाँफ रहा था, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। फिर भी उसका अपना चेहरा भी डर से चमक रहा था, क्योंकि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, मौत। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर उसने उस बिजली का सामना करने की हिम्मत की तो निस्संदेह वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। बिजली की चमक केवल 3000 तक ही पहुंची और हवा में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे दंडित किया जा सके। वासागो पूरी तरह से राख में बदल गया था, यहाँ तक कि उसके खून के अवशेष भी नहीं बचे थे। शब्द के हर अर्थ में एक पूर्ण और कुल विनाश। और अंत में
ड्रैगन ग्रह पर छाए काले बादल आखिरकार छट गए और एक बार फिर बादलों के बीच से सूरज चमक उठा, जैसे आसमान से बारिश बरस रही हो और उजाड़ को धो रही हो। जो कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत करेगा उसका यही हश्र होगा ड्रैगन। फुसफुसाहट किसी और की नहीं बल्कि वोनेक की थी। फिर भी ये पूरी ड्रैगन बस्ती में गूंज उठी, जिन्होंने जोर से जयकारे लगाए। वासागो के विनाश के बाद वोनेक ने आखिरकार पीछे मुड़कर ज़ेरास को देखा। अगले ही सेकंड में उसकी आंखें सुइयों की तरह सिकुड़ गईं और फिर वे पूरी तरह सदमे में चौड़ी हो गईं। तुम असंभव, तुम्हें अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, अभी नहीं। और अगले ही सेकंड में वोनेक का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत हिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बहुत धीमा था, क्योंकि एक राक्षसी पंजे ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे आसमान में उठा दिया गया। उसके पैर हवा में लटक रहे थे। मुझे बताओ, मेरा दोस्त कहाँ है? ज़ेरास ने फुसफुसाया। फिर भी एक छोटा सा भूकंप पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि बादल, जो धीरे धीरे चमक रहा था, एक बार फिर से काला हो गया। तुम्हारा दोस्त? वोनेक ने चौंक कर पूछा, और जल्द ही उसे फिर से झटका लगा, क्योंकि अचानक उसकी हथेलियों पर एक रोशनी चमक उठी, जिसने ज़ेरास और वोनेक दोनों का ध्यान उस रोशनी की ओर आकर्षित किया, जिसने धीरे धीरे एक टैटू बना दिया। अंधेरे में लिपटी एक आकृति का टैटू, और उसके बगल में एक सुनहरा ड्रैगन खड़ा था, मानो कोई प्राकृतिक रक्षक हो। धीरे धीरे अंधेरा छट गया और अंधेरे में मौजूद आकृति को देखते ही दोनों की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, और वह आकृति कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास थी। असंभव, तुम उसके साथ एक जीवन साथी रून को ट्रिगर करने में सक्षम हो। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर एक सुनहरे ड्रैगन की निगरानी रखने के योग्य नहीं है। कोई भी नहीं। वोनेक अविश्वास में जोर से चिल्लाया जब वह ज़ेरास को देखने के लिए मुड़ा और उसके चेहरे पर वही झटका देखा। उसने वह टैटू कैसे बनवाया? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा, जबकि वोनेक ने उसे और भी अधिक चौंक कर देखा, इससे पहले कि वह आखिरकार शांत हो जाए। तुम्हें भी कुछ पता नहीं है न? मुझे लगा कि तुमने मेरे ही किसी को धोखा देने का तरीका खोज लिया है, वोनेक ने कहा। जैसे ही ज़ेरास की आंखें फिर से केंद्रित हुईं और वह अपने होंठ खोलने में सक्षम हुआ, तभी अचानक उसने वोनेक की छाती पर देखा और देखा कि कोर धीरे धीरे मंद होने लगा है। वह पहले ही मर चुका है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड के लिए पुनर्जीवित कर दूंगा। ठीक से अलविदा कहो। अध्याय 473। ज़ेरास हमेशा के लिए टूट जाता है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ेरास ने पूछा। लेकिन अगले ही सेकंड में उसने वोनेक में तुरंत बदलाव महसूस किया, क्योंकि उसने देखा कि वह अजीब आभा बिखर गई और आखिरकार वह आभा जिसे वह जानता था वापस आ गई। उसका परिवर्तन विफल हो गया और अब ज़ेरास के सामने एक क्षीण आकृति थी, जिस पर खून का कोई निशान नहीं था। वह एक लाश की तरह सूख गई थी, उसका चेहरा धंसा हुआ था। उसे फर्श पर लिटाते हुए ज़ेरास ने देखा कि वोनेक खांसने लगा और फिर धीरे धीरे अपनी मंद सुनहरे रंग की आंखें खोलने लगा। ज़ेरास? वोनेक ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वह उस परिचित चेहरे को अविश्वास में देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ज़ेरास को 5 साल पहले मर जाना चाहिए था। यह मैं हूँ, वोनेक, ज़ेरास ने उत्तर दिया। लेकिन उसे बस इतना ही पता चला कि वोनेक उसके चारों ओर देखने के लिए मुड़ा था। वह कहाँ है? वासागो कहाँ है? उसने ज़ेरास से पूछा, अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वोनेक, तुम्हारे ही हाथों से उसे राख में बदल दिया गया है। मैंने देखा कि तुमने उसे कैसे नष्ट कर दिया। ज़ेरास ने वोनेक के चेहरे पर मुस्कान खिलते हुए देखा और उस मुस्कान के साथ किसी चीज़ में कमी आई। क्या तुम जानते हो ज़ेरास, कि मैं कभी भी इतना खुश और दुखी नहीं रहा जितना कि मैं अभी हूँ? उसने पूछा, और ज़ेरा का चेहरा बदल गया जब उसने वोनेक के होठों के किनारे से खून बहता देखा। तुम्हें बात करना बंद करना होगा वोनेक, तुम्हारी चोट और भी बदतर हो जाएगी। अभी मुझे तुम्हें वापस लाना है। कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके, ज़ेरास ने कहा और उसे ज़मीन से उठाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वोनेक के हाथों की पकड़ मजबूत होने पर वह रुक गया। परेशान मत हो ज़ेरास, मैंने एक कला का प्रदर्शन किया है, एक जीवन विनिमय कला। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, वोनेक ने जवाब दिया। ज़ेरा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जब उसने वोनेक के दिल की ओर देखा तो वह सचमुच उसे सिकुड़ता हुआ देख सकता था। नहीं, ये निश्चित रूप से झूठ है, ज़ेरास ने कहा। वोनेक खुद पर मुस्कुराया। तुम्हें पता है ज़ेरास, मैंने अभी अभी अपनी हर चीज़ को मरते हुए देखा है। मेरे पिता, टाइलर, वह लड़की जिसे मैं एक दिन प्रपोज करना चाहता हूँ, केल्विन, मेरा प्रतिद्वंद्वी, ड्रैगन ग्रह के सभी नेता जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ और वे मेरे चाचा बन गए हैं। मैंने उन सभी को खो दिया है ज़ेरास, वोनेक ने जवाब दिया। खून 2 बार तेजी से बह रहा था। हमने अपनी मदद के लिए सभी जातियों को बुलाया था ज़ेरास, किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई भी इस युद्ध में हमारी मदद नहीं करना चाहता था। हम अकेले थे, बिल्कुल अकेले, वोनेक ने कहा। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। ये कुछ ऐसा था जो उसे पिछले सालों से पीड़ा दे रहा था, जिसे उसने अपने तक ही सीमित रखा था।
मैं बस इतना चाहता था कि वासागो को हराना है और सब कुछ पहले जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी है ज़ेरास। मैं इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना कि अभी हूँ, वोनेक ने कहा और ज़ेरा की दोनों आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तुम आए ज़ेरास, तुम ही एकमात्र थे जो आए, वोनेक ने मुस्कुराते हुए कहा जबकि ज़ेरा की हथेलियां उसकी हथेलियों में कस गईं। मैं बहुत देर से आया वोनेक, मैं बहुत देर से आया। काश। नहीं ज़ेरास, तुम इससे ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकते थे। मैं अपने सभी दोस्तों और सभी लोगों को खो सकता था ज़ेरास, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैंने उस दीवार के पीछे 10,000 से ज़्यादा ड्रैगन कभी नहीं खोए। मेरा बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। मुझे वो मिला जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। मैंने अपनी जिम्मेदारी को अंत तक पूरा किया। ज़ेरास, मेरे लिए आंसुओं से शोक मत मनाओ, क्योंकि मैं एक नायक की मौत मरूंगा, वोनेक ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसके सूखे हाथों ने उसके आंसू पोंछे। उसके बाद उसके हाथ धीरे धीरे जमीन पर गिरे और उसका मूल अंततः शून्य में विलीन हो गया। उसके बाद वोनेक भी सुनहरे कणों में विलीन हो गया। उस दिन एक किंवदंती जिसे युगों तक याद रखा जाएगा दुनिया से चली गई। नहीं, ज़ेरा के मुंह से एक विनाशकारी दहाड़ निकली जब उसने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। क्यों? मैं ही क्यों? मुझे सब कुछ क्यों खोना चाहिए? मैंने उसे खो दिया, मैंने वोनेक को खो दिया। क्यों? क्यों? काश मैं थोड़ा और मजबूत होता, काश मैं पहले पहुंच पाता, काश मैं उसके साथ शुरू से ही होता। मुझे मरना चाहिए था, तुम नहीं वोनेक, ये तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये तुम नहीं हो सकते। यह एक गहरा शोक था, एक गहरा दुख जिसने उसकी सारी इंद्रियों को ढक लिया। यहाँ तक कि जब उसने अपनी साधना का आधार खो दिया था, यहाँ तक कि जब उसने सब कुछ खो दिया था और दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था, तब भी उसने कभी शोक नहीं मनाया। उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। लेकिन ये चुभता है, यह मौत से भी ज्यादा चुभता है। यह उस सारे दर्द से भी ज्यादा चुभता है जो उसने इस दुनिया में जन्म लेने के बाद से झेला है। उसने सिर्फ एक दोस्त ही नहीं खोया, ज़ेरास ने हमेशा के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। समय बीतता गया, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, एक महीना। काले बादल बहुत पहले ही छट चुके थे और ड्रैगन बस्ती की विभिन्न चोटियों पर छाया हुआ अंधेरा बहुत पहले ही साफ हो चुका था। एक बार फिर से पूरे ड्रैगन बस्ती में मन बह निकला, जो पिछले जख्मों से जल्दी ही ठीक हो गया था। लेकिन सिर्फ एक चीज अपरिवर्तित रही, दीवार के बाहर बैठा वह व्यक्ति जो पिछले 1 महीने से एक ही स्थिति में था, और पिछले 1 महीने से उसकी आंखों से बहता हुआ खून। बेशक ड्रैगन ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी ड्रैगन बस्ती में बचे हुए बुजुर्गों के निर्देशानुसार उसके पास नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया था। पूरे 1 महीने के बाद ज़ेरास ने आखिरकार अपना सिर उठाया और बस्ती की ओर देखा, और वह देख सकता था। सुनहरे बालों वाले एक युवक की विशाल मूर्ति, अपने हाथों में तलवार थामे हुए वह आसमान की ओर देख रहा था। उसके अस्तित्व से गर्व की भावना निकल रही थी। यह उस व्यक्ति की छवि थी जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था, वह छवि। वोनेक, अध्याय 474, मृत्यु से दीन। गहरे लाल रंग की आंखों में रंग, गालों पर अभी भी सूखे अवशेष, खेत में घास के ढेर की तरह बिखरे बाल, और फटे पुराने, गंदगी से सने कपड़े जो पूरे 1 महीने तक धूप और बारिश के दौर से गुजरे थे। कोई भी ये तर्क नहीं दे पाएगा कि दीवार पर घुटने टेकने वाला व्यक्ति छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक से परे किसी प्राणी से कम नहीं था। अंत में अपने हाथों से अपना सिर उठाते हुए ज़ेरास आकृति की मूर्ति को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में खून तेजी से बह रहा था। विशाल दीवारों के द्वार चौड़े हो गए थे और अंदर से ज़ेरास ने जमीन को ड्रैगन से भरा हुआ देखा। सभी अपने मानव रूप में एक अजीब सुनहरा फूल पकड़े हुए थे जिसे उन्होंने वोनेक की मूर्ति के पैर में रखा था। धीरे धीरे अपने घुटनों से उठते हुए वह आगे बढ़ा। ड्रैगन ने उसके लिए एक पंक्ति खोल दी क्योंकि वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां फूल व्यवस्थित थे। एक को उठाकर वह मूर्ति की ओर बढ़ता रहा। उसने देखा कि एक छोटी ड्रैगन जैसी महिला घुटनों के बल गिर गई है और फूल को अपने माथे पर उठा रही है। 10 सेकंड बीतने के बाद उसने फूल को वोनेक के पैरों पर रख दिया। मेरे हीरो, तुम्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिले, उसने प्रार्थना की और फिर उठकर ड्रैगन की भीड़ में शामिल हो गई। ज़ेरस धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा, अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए उनके बीच में रखे सुनहरे फूल को अपने सिर पर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर भी जैसे ही उसने अपने कान बंद किए, खून से लथपथ आंसू तेजी से बहने लगे जो अतीत में वोनेक के साथ साझा की गई उसकी यादें सामने ला रहे थे। अपनी आंखें खोलते हुए उसने अपने फूल को दूसरों के बीच रखने से पहले एक बार फिर चेहरे को देखा। मुझे माफ़ करना वोनेक, माफ़ करना कि मैं बहुत देर से आया और जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे लिए वहाँ नहीं था, उसने प्रार्थना की। उसके गालों पर खून की बारिश हो रही थी। अचानक ज़ेरा के चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और वोनेक की मूर्ति वाली वेदी पर चमकते हुए शब्द चमक उठे। मेरी मौत पर शोक मत मनाओ, क्योंकि मैं एक नायक की मौत मरा हूं। ज़ेरा के सिर में लगातार ये शब्द कौंध रहे थे जब उसने खून से सने आंसू पोंछे।
अच्छी तरह से आराम करो, वो नेक। अच्छी तरह से आराम करो। उसने खड़े होने से पहले फुसफुसाया, अपनी पीठ मोड़कर देखा कि हजारों ड्रैगन उसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रिय मानव, हम आपको सुखानोव धनुष प्रदान करते हैं, सबसे सम्मानजनक धनुष जो हमारी विदेशी जाति किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकती है जो हम में से नहीं है। जब पूरी दुनिया ने मदद करने से इनकार कर दिया, तब हमारी सहायता के लिए आने के लिए धन्यवाद, उनमें से एक बुजुर्ग ने ज़ेरास से कहा। ज़ेरास ने धनुष को अस्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया। मैं आपके धनुष के लायक नहीं हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसकी ताकत ने किसी की भी मदद नहीं की। मैं बहुत देर से आया, उसने कहा, और बुजुर्ग मुस्कुराया। कम से कम तुम आए। तुमने उन हजारों लोगों से ज्यादा किया है जिन्हें हमने सहयोगी कहा है। यह अपने आप में दिखाता है कि आपका दिल साफ है, चाहे आप खुद को कितना भी बुरा क्यों न समझें, बुजुर्ग ने कहा जब ज़ेरास ने आखिरकार धनुष को वापस लौटाया और फिर जमीन से ऊपर उड़कर बादलों में गायब हो गया। हमारे उद्धारकर्ता, आपका मन शांति से रहे, वे फुसफुसाए जब लाल ऊर्जा के अवशेष दृष्टि से गायब हो गए। लंबे समय से चली आ रही आपदा अब हल हो गई है। अब हम इस दुनिया को नए सिरे से बनाएंगे और अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, यह अच्छी तरह जानते हुए कि हमारे पास हमारे पूर्वजों का समर्थन है। बादलों के बीच तेजी से उड़ते हुए ज़ेरास ने उड़ान के साथ आने वाले आनंद की बहुत इच्छा की और उसे जाना। वह अपने दिल में मौजूद सारे दुखों को हवा में उड़ेल देना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। वह केवल एक खालीपन की स्थिति में रह सकता था जो अस्थायी रूप से उसे उसके पछतावे को भूलने में मदद करता। एक बार जब वह बादल से पूरी तरह से बाहर निकल गया, तो वह पहले से ही जियारन के बड़े बड़े मदशिप देख सकता था, और उनके साथ पिछले महीने की यादें भी आईं, एक ऐसा दृश्य जो हमेशा के लिए उसके दिमाग में अंकित हो गया। तब ज़ेरास को एहसास हुआ, मुझे लगा कि मैं शक्तिशाली हूँ। मुझे लगा कि मैं अब राजा हूँ क्योंकि मैं निचले क्षेत्र के सभी प्राणियों के शिखर से ऊपर पहुँच गया हूँ। फिर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी बाहों में मरते देखा, मेरी तथाकथित ताकत के बावजूद। ऐसा लगता है कि मौत मुझे विनम्र बनाने आई है और मुझे सफलतापूर्वक मेरी जगह पर ला खड़ा किया है, ज़ेरास ने थोड़ा आत्मा मजाक करते हुए कहा। किसी प्रियजन की मृत्यु, निस्संदेह हर किसी के पास ऐसा कोई प्रियजन होता है। मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को नष्ट किया है। मेरी अधिक शक्ति के कारण कितने लोगों ने मेरे लिए आंसू बहाए हैं। ताकत, अराजकता, शक्ति, ये सभी कलह बोने के बहुत बढ़िया साधन हैं। मैं खुद मासूमियत से बहुत दूर हूँ, सच में बहुत दूर हूँ। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके बारे में वे कहते हैं कि वह अभी भी मेरे दिल में है। अन्यथा इसके बिना जीने का कोई मतलब नहीं होगा, ज़ेरास ने सोचा। यह एक दिल तोड़ने वाली और नुकसानदेह घटना थी, लेकिन उसने इससे एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा था। यह उसकी यात्रा की दिशा में एक और बाधा थी, और अब वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि उसने इसे पार कर लिया है। ब्रह्मांड में विभिन्न मौतों के बावजूद सितारे और चांद हमेशा अपना शाश्वत नृत्य जारी रखेंगे। वे सभी आगे बढ़ेंगे, और वह केवल उनके ज्ञान को उधार ले सकता था यदि वह इस मार्ग पर जारी रखना चाहता था। और भी अधिक शक्तिशाली लाल ऊर्जा के साथ फूटते हुए ज़ेरास ने अंतरिक्ष के ताने बाने को तेजी से चीर दिया, क्योंकि वह जियारन के अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ते हुए एक उल्का बन गया। आग की लपटों से पहले पहुंचने पर भयानक घर्षण के कारण लपटें बलपूर्वक शांत हो गईं और राख धीरे धीरे अंतरिक्ष यान के मुहाने पर गिर गई। तुरंत ही उसके सामने की जगह हिल गई और वे उसकी ओर आगे बढ़े। उनकी आंखों में जिज्ञासा और खुशी थी। ये देखकर खुशी हुई कि तुम एक टुकड़े में वापस आ गए हो ज़ेरास। तो कैसा रहा? मैं कह सकता हूं कि तुमने उन काली गैसों को यहां से गायब होते देखकर प्लेग को ठीक कर दिया है। फिर भी ये बहुत ही कठिन काम होगा, डार्वे ने जोरदार हंसी के साथ कहा, लेकिन वह सिल्विया से टकरा गया जिसने अपना सिर हिलाया। तभी उसे पता चला ज़ेरास थोड़ा अलग, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। चलो ऊपरी क्षेत्रों की ओर चलते हैं, मैं नहाने जा रहा हूं। अध्याय 475। ज़ेरास ने अब तक देखे सबसे सुंदर जीव। कुल 5 विशाल अंतरिक्ष यान वी आकार की गति में अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से गुजरे। सभी अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से भयावह गति से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक अंतरिक्ष यान के मुंह पर छोटे सफेद बालों वाला एक व्यक्ति था जो सफेद रंग की लंबी आस्तीन वाली शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए था। उसके बगल में सिगरेट का एक पैकेट पड़ा था, जबकि एक सिगरेट उसकी 2 मध्यमा उंगलियों के बीच में टिकी हुई थी, और उसने उस चीज को 2 बार घूंटों में भर लिया। उसके लाल होठों से धुआं निकल रहा था। जब ज़ेरास आसपास के अंतरिक्ष में हो रही अजीबोगरीब घटना को देख रहा था, तो उसकी आंखें दूर तक बिना किसी ध्यान के घूर रही थीं। उसके चारों ओर सैकड़ों सैकड़ों अजीबोगरीब बहुरंगी स्थानिक पिंड थे, और उनके बारे में जो अविश्वसनीय रूप से अजीब था, वह था विभिन्न जानवर जिन्होंने इन बहुरंगी ग्रहों में छेद कर दिए थे, कभी कभी ग्रहों के चारों ओर कूदते हुए, अंतरिक्ष यान के चारों ओर तैरते हुए, बहुत कम चिंता करते हुए। अधिकांश बिल्लियां बिल्लियों के आकार की थीं, सिवाय बहुत बड़ी, जगह जगह उछल कूद करती हुई। साथ ही अजीबोगरीब खरगोश भी थे जिनके कान 1 मीटर तक लंबे थे। सितारों से निकलने वाली बहुरंगी रोशनी ज़ेरा के शरीर को रोशन कर रही थी,
जिससे उसकी त्वचा का रंग बदल रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अंतरिक्ष यान सैकड़ों खगोलीय पिंडों के बीच से सावधानीपूर्वक गुजर रहे थे। यह ज़ेरा द्वारा अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद से देखी गई सबसे खूबसूरत और आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक थी, और कैसे जानवर, जो इतनी शक्तिशाली आभा नहीं बिखेरते हैं, अंतरिक्ष में आसानी से सांस लेने और इतनी सरल सेटिंग में सह अस्तित्व में रहने में सक्षम थे। उसके पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके ठीक बगल में आकर बैठ गई। जब ज़ेरा ने आकृति को देखने के लिए मुड़कर देखा और पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि सिल्विया थी, जो अल्टीमेट जियारन में से एक महिला जियारन थी। उसकी 6 हरी आंखें वर्तमान में अंतरिक्ष के शून्य में घूर रही थीं, उसके हाथ जीवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतरिक्ष यान को कवर करने वाली एंटी ग्रेविटी सामग्री द्वारा अवरुद्ध हो गए। उसने अचानक अपनी नज़रें हटा लीं और ज़ेरास को घूरने लगी, जिसने सिगरेट का पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में आंखें डालते ही उसके होठों से दबी हुई हंसी की आवाज़ गूंज उठी। एक महिला को सिगरेट का पैकेट देना, ये बहुत ही अशिष्टता है, उसने कहा, जबकि ज़ेरास ने कंधे उचका दिए। यह एकमात्र चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ, उसने बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि उसने अपना ध्यान वापस अंतरिक्ष पर लगाया, लेकिन फिर भी उसे उसकी नज़रें उस पर महसूस हो रही थीं। तुम यहाँ 2 महीने से ऐसे ही बैठे हो, सिर्फ डार्वे से संवाद कर रहे हो। क्या तुम वाकई जियारन से बात नहीं करना चाहते, या तुम्हें हमारा रूप थोड़ा अजीब लगता है? ये वही है जिसकी हमें शुरू में उम्मीद थी जब हम पृथ्वी पर आए थे, सिल्विया ने कहा, जबकि ज़ेरास ने थोड़ा सा सांस लिया, उसके होठों से धुआं निकल रहा था। मैं एक आकार बदलने वाला हूँ। भले ही तुम सब मानव जैसे पानी के पोखर हो, फिर भी मुझे यह अजीब नहीं लगेगा। मैं बस बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं, ज़ेरस ने जवाब दिया जब अचानक उन अजीब अंतरिक्ष बिल्लियों में से एक गुरुत्वाकर्षण अवरोध के गुंबद के सामने दिखाई दी। अपने पंजे को ज़ेरस की ओर बार बार फैलाते हुए केवल अवरोध द्वारा अवरुद्ध हो गया। धीरे धीरे ज़ेरस ने अपने हाथों को फैलाया, उसकी बांह का हल्का कंपन आसानी से गुरुत्वाकर्षण गुंबद को फाड़ रहा था, क्योंकि उसने बिल्ली के पंजे को पकड़ लिया और उसे धीरे से अंदर खींच लिया। अवरोध बंद हो गया। म्याओ, छोटे जीव ने कहा, जैसे ही उसने ज़ेरस की उंगलियों के चारों ओर अपनी शराबी पूंछ लपेटी और अपने शरीर को उसके हाथों पर हिलाया। वाह, वे पृथ्वी की बिल्लियों की तरह भी बोलते हैं और उतने ही चिपचिपे हैं, ज़ेरस ने खुद से कहा जब उसने बिल्ली को देखा। ये बहुत छोटा था, इसका पूरा शरीर ज़ेरा की दाहिनी हथेली में आ सकता था, जबकि इसके फर में कुल 5 रंग थे, एस्ट्रल ब्लू, गोल्डन, ग्रीन और वाइट। ये सबसे सुंदर और सबसे प्यारा जीव था जिसे ज़ेरस ने आज तक देखा था। बिल्ली ने अचानक उसकी एक उंगली अपने मुंह में ले ली और उसे कुतरना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इसने ज़ेरास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो लगभग कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा की भावना और भी बढ़ गई क्योंकि यह बार बार काटता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। यह एक शून्य बिल्ली है। वे आमतौर पर इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, 0 मेगा बिंदु ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करने से ठीक पहले। वे वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत उबाऊ है। वे संतान पैदा करते हैं, फिर उनके बच्चे अंतरिक्ष में घूमते हैं, चमकते ग्रहों के तारों में घर बनाते हैं, और फिर वे संतान पैदा करते हैं, और यह गति हमेशा गोल गोल घूमती रहती है। भले ही वे ज़्यादा से ज़्यादा उल्कापिंड के बराबर ही मजबूत हों, लेकिन कोई उनके सिर के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही उनके घर को नष्ट कर सकता है। यह मौत को दावत देने जैसा होगा, सिल्विया ने चेहरे पर थोड़ी सावधानी के भाव के साथ कहा, जब उसने छोटी बिल्ली को देखा जो अभी भी ज़ेरा की हथेलियों को बार बार कुतर रही थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वे बहुत प्यारे दिखते हैं, ज़ेरा ने पूछा, अपनी दाहिनी उंगलियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए बिल्ली के पेट को दबाना शुरू किया, जिसने तुरंत अपने पंजे खींच लिए और अपनी उंगलियों को दूर भगाना शुरू कर दिया। ऐसा उनके बहुत ही प्रतिशोधी नेता की वजह से है। उनके 3 नेता हैं जो 3 प्राणी हैं, एक बिल्ली, एक खरगोश और एक पक्षी। ऐसा कहा जाता है कि वे सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक पर हैं, सिल्विया ने कहा, और ज़ेरा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये छोटी छोटी चीज़ें सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुंच सकती हैं, ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जिससे सिल्विया की दबी हुई हंसी निकल गई। नहीं, वे नहीं पहुंच सकते। वे 3 ही अपवाद हैं। बड़े लोग कहते हैं कि वे 3 जानवर, दूसरों के विपरीत, पैदा नहीं हुए थे। वे ब्रह्मांड के सार के एक साथ इकट्ठा होने के हजारों वर्षों के बाद बने थे। दिलचस्प लगता है, ज़ेरास ने कहा। हालांकि वे केवल 3 हैं, और वे हमेशा नींद में रहते हैं जब तक कि निश्चित रूप से कोई भटकता हुआ मूर्ख जानबूझकर किसी घर में दस्तक नहीं देता या अपने घर को घायल नहीं कर देता, तब अंतरिक्ष यान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने ऐसे अनगिनत मूर्खों को मार डाला है, और फिर भी ऊपरी क्षेत्रों के उच्च अधिकारियों ने जानवरों या उनकी कार्रवाई से बात करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने जीवों को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाने वाला नियम बनाया। ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारी भी उनसे डरते हैं, ज़ेरास ने सोचा। नहीं, वे नहीं डरते। वे बस यही मानते हैं कि वे बहुत पवित्र हैं। अध्याय 476। ज़ेरास ने एक शून्य बिल्ली को गोद लिया।
ऐसे प्राणी जो पैदा नहीं हुए थे लेकिन दुनिया के प्राकृतिक सार से बने थे। ये पहली बार नहीं था जब ज़ेरास ने ये सुना था, लेकिन फिर भी उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ट्रू यूनिवर्स ओरिजिन रैंक पर इन बिल्लियों में से एक मौजूद है। ट्रू यूनिवर्स ओरिजिन रैंक पर पैदा हुआ। धोखाधड़ी की बात करें तो उन्हें इस जगह से दूर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो हमें बहुत दूर जाने से पहले उन्हें वास्तव में दूर जाना चाहिए, ज़ेरास ने जगह के चारों ओर देखते हुए कहा। वे अब क्षेत्र छोड़ने लगे थे और उसने सोचा कि छोटी चीज को अपने घर वापस जाने के लिए काफी चलना पड़ सकता है। उन्हें वास्तव में लिया जा सकता है, लेकिन उनके पास रहने वाले लोगों की कुल संख्या 5000 तक नहीं पहुंचती है। उन्हें जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है, वे केवल आपके साथ बंधन बनाना चुनते हैं। अगले कुछ महीनों में लाखों जहाज यहां से गुजर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनमें से कोई भी उनमें से किसी के इतने करीब नहीं आएगा। इस तरह से खेलना भी अजीब कहा जा सकता है, सिल्विया ने कहा। शायद बिल्ली अभी अभी पैदा हुई होगी। वह थोड़ा हंसी। तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और गुंबद को खींचा। बिल्ली को छेद में ले जाने से पहले एक छोटा सा छेद खोला, उसे दूर भेजना चाहता था। लेकिन जब बिल्ली सांप की तरह आसानी से उसकी हथेलियों के चंगुल से दूर चली गई और ज़ेरा के कंधे पर आकर खड़ी हो गई, तो वह भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। और यह अभी भी रहने की कोशिश क्यों कर रही है? ज़ेरास ने सिल्विया की ओर देखते हुए पूछा, जो उस समय उसे और छोटी बिल्ली को मूक भाव से देख रही थी। अब जाने का समय हो गया है दोस्त, ज़ेरास ने कहा और उसने बिल्ली को एक बार फिर पकड़ लिया और उसे छेद से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर ज़ेरास के ऐसा करने से पहले ही वह सफलतापूर्वक खिसक गई। और इस बार यह अचानक ज़ेरा की छाती पर चढ़ गई और उससे नज़रें मिलाते हुए चली गई। ज़ेरास ने एक भौं उठाए, लेकिन वह इस बात से सहमत होने से खुद को नहीं रोक पाया कि वे बहुरंगी आंखें, जो लगातार रोशनी से चमकती थीं, बहुत सुंदर थीं। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सुनहरा रून दिखाई दिया और ज़ेरा का चेहरा तुरंत बदल गया। बिल्ली ज़ेरा की छाती से दूर चली गई क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर की 4 लाइटें शानदार ढंग से जल उठीं, जबकि ज़ेरा की बाईं आंख भी उसी रंग में चमक उठी। कुछ देर तक रोशनी जलती रही, सुनहरे रून दोनों आकृतियों के शरीर में उकेरे गए। फिर आखिरकार यह शांत हो गया जब ज़ेरास ने खुद को संभाला और बिल्ली फिर से अपनी उंगली कुतरने लगी। क्या हुआ? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा, क्योंकि सुनहरा अधिसूचना पैनल तुरंत उसके सामने आ गया। बधाई हो, होस्ट ने एक शून्य बिल्ली के साथ सफलतापूर्वक संबंध बना लिया है। गुप्त खोज पूरी हुई। एक साथी के साथ संबंध। पुरस्कार, दुकान में सिर्फ आपके पालतू जानवरों के लिए एक नया खंड खोला गया है। ज़ेरास, इसने आपके साथ संबंध बनाने का फैसला किया है। जीवन मरण का बंधन, सिल्विया ने चौंक कर कहा, जबकि ज़ेरास ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। जो भी हो, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने उस छोटी सी चीज को अपनी उंगली कुतरने दिया। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तुमने अभी अभी एक बिल्ली को गोद लिया है। चलो, तुम्हें इसे एक नाम देना होगा। सिल्विया एक छोटी लड़की की तरह खुशी से चिल्लाई, जबकि ज़ेरास ने उसे अविश्वसनीय नज़र से देखा। एक नाम, हो, उसने कहा, और अजीब तरह से उसने देखा कि बिल्ली ने उसकी उंगली कुतरना बंद कर दिया और उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे मत बताओ कि यह सुन सकती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ज़ेरास ने सिल्विया से पूछा, जो हंस पड़ी। वॉरकैट को ऊपरी क्षेत्र की अधिकांश जातियों से अधिक चतुर कहा जाता है। बेशक, ये हमें समझ सकती है। मैंने सुना है कि उनमें से कुछ बात भी कर सकते हैं, हालांकि यह केवल उनके मालिक से ही संभव है, अगर वह उनके साथ पर्याप्त रूप से उच्च संबंध बना लेता है, सिल्विया ने कहा जब ज़ेरास ने उस छोटी सी चीज़ को देखा, जिसकी वर्तमान में वे बड़ी बिल्ली की आंखें थीं जो किसी का भी दिल पिघला सकती थीं, लेकिन ज़ेरास के साथ बुरी तरह विफल रहीं। ये वास्तव में शराबी है, आप जानते हैं। क्या मैं आपको फ्लिफी कहूँ? ज़ेरास ने कहा जब उसने बिल्ली को अपने चेहरे पर कूदते और अपने माथे को चाटते हुए देखा। लगता है कि इसे ये नाम पसंद है। अधिकांश लोग अपने पालतू जानवरों को शक्तिशाली नाम देते हैं, जैसे कि वॉर्मोंगर द डिस्ट्रॉयर। पालतू जानवरों का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जा सकता है, आप जानते हैं। युद्ध के बीच में फ्लिफी को पुकारना हास्यास्पद लगता है। मैं इसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता, बस कभी कभी अपनी उंगलियों को व्यस्त रखने के लिए। उम्मीद है यह इतना मजबूत नहीं हो जाता कि मेरी छोटी उंगली को फाड़ दे, ज़ेरास ने सोचा जब उसने उसे बार बार अपनी छोटी उंगली को कुतरते हुए देखा। उसने सोचा होगा कि यह ज़ेरा की उंगलियों में सबसे छोटा और इसलिए सबसे आसान लक्ष्य था। वॉरकैट के अपने फायदे हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, वे दुनिया के प्राकृतिक सार पर भोजन करते हैं, जिसमें माना उनमें से एक है, सिल्विया ने ज़ेरास के सिर हिलाने पर कहा। इस तथ्य को देखते हुए समझ में आता है कि वे अपना सारा जीवन अंतरिक्ष में रहते हैं। ऐसी जगह पर उन्हें खाने के लिए चिकन कहाँ मिलेगा? इसके अलावा क्या आजकल साधक खाते भी हैं? कभी कभी अपने पालतू जानवर को रेस्तरां में ले जाना सिरदर्द पैदा करने वाला और बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। मैं कहूँगा कि विकास ने वास्तव में इन प्राणियों के लिए अच्छा काम किया है।
और साथ ही वे शक्तिशाली तत्वों को नियंत्रित करते हैं, जो उन्हें तत्व साधकों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। उनकी धारियां उनके तत्वों को दर्शाती हैं। एक धारियां सबसे आम हैं, दो धारियां बहुत दुर्लभ हैं। जहां तक तीन धारियों की बात है, मैंने पहले कभी किसी को उन्हें धारण करते नहीं देखा। एकमात्र जगह जहां आप उन्हें देखेंगे वह यहाँ है। आखिरकार उनके पास जितनी अधिक धारियां होती हैं, वे उतने ही अधिक घमंडी होते हैं। फ्लिफी के 4 धारियां हैं। वह सबसे दुर्लभ है, सिल्विया ने कहा और जेरास ने एक भौं उठाए। वह, उसने पूछा और फ्लिफी को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन पाया कि वह सिल्विया की ओर जीभ निकाल रही थी। उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मुझे पता था कि वह कभी मादा नहीं हो सकती, जेरास ने कहा जब उसने बिल्ली को तेजी से अपनी आस्तीन में घुसते देखा, जब सिल्विया की 6 आंखें एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। रुको, यह क्या बकवास है, जेरास ने अपनी आंखों में हैरानी और अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए कहा। जब सिल्विया उसके सामने देखने के लिए मुड़ी, तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। अंतरिक्ष समुद्री डाकू। हाँ, अध्याय 477, समुद्री लुटेरों से मुठभेड़ 1। अंतरिक्ष समुद्री लुटेरे, जेरास ने पूछा। उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थीं जब वह विशाल अंतरिक्ष यान को देखने के लिए मुड़ा, जो अस्तित्व में सबसे गहरे अयस्कों से बना हुआ प्रतीत होता था, जबकि लाल रंग के छींटों से भरा हुआ था। अंतरिक्ष यान के शीर्ष पर एक बड़ा झंडा बेतहाशा फहरा रहा था, जिस पर एक खोपड़ी की छवि थी, जो 2 हड्डियों के ऊपर एक साथ एक्स प्रारूप में व्यवस्थित थी। उम्मीद है कि वे हमारा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जेरास ने खुद से सोचा। सिल्विया ने अपनी 6 आंखें उसकी ओर घुमाईं, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। समय, गंभीरता से, यही वह है जिसके बारे में आप चिंतित हैं? सिल्विया ने अंतरिक्ष यान में जाने की तैयारी करते हुए पीछे मुड़ने से पहले पूछा। आओ, हम यहाँ और नहीं रह सकते, उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, केवल उसके हाथों को पकड़ने के लिए। उसने जेरास को सदमे में देखा। ये पहली बार था जब उसने किसी इंसानी स्पर्श को महसूस किया था, और उसे कहना पड़ा, ये स्पर्श बहुत ठंडा था। जो उसने कभी महसूस किया था उससे भी ज्यादा ठंडा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी हो गई। मत जाओ, ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही कमजोरी का संकेत है। इसके अलावा तुम मेरे प्यारे को डरा दोगे, जेरास ने कहा, अपना ध्यान अपनी हथेलियों में छोटी सी बिल्ली की ओर मोड़ते हुए, जो अब खेल नहीं रही थी और इसके बजाय अपने नुकीले दांतों को जहाज पर दिखाते हुए अपने फर को खड़ा कर रही थी। उसने खतरे को महसूस किया होगा और अपने खास, अजीब तरीके से प्रतिक्रिया कर रही होगी। लेकिन अचानक एक हाथ ने उसकी पीठ को रगड़ा, जिससे फ्लफी ने मुड़कर जेरास के चेहरे पर बेफिक्र भाव देखा, साथ ही एक जिज्ञासु भाव, जो अपनी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित लग रहा था। धीरे धीरे उसकी पीठ के बाल बिखर गए और वह आराम से जेरा के हाथों पर चढ़ गई और उसके बाएं कंधे पर आकर बैठ गई। बस उन्हें चलते रहने के लिए कहो, जेरास ने एक बेफिक्र भाव से कहा, जब वह स्पेसशिप के मुंह पर वापस बैठा, पैकेट से एक और सिगरेट ली और उसे जलाया। उसके लाल होठों से ताज़ा सफ़ेद धुआं निकल रहा था, जिससे जेरास को एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था, हालांकि वह इसे समझ नहीं पाया था। वह बचपन में सिगरेट से प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं था। वास्तव में उसे लगता था कि यह समय की बर्बादी है, क्योंकि वह उस समय को साधना में बिता सकता था। लेकिन अपनी सारी साधना खोने और अपने बचे हुए 3 साल धीरे धीरे खत्म होने के बाद, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक बार में एक सिगरेट दी, और तब से उसे सिगरेट के लिए एक अजीब सा प्यार हो गया था। बेशक दूसरे स्पेसशिप पर सवार लोग भी विशाल समुद्री डाकू स्पेसशिप को देख सकते थे। अभी रॉरी और डार्वे पहले स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में खड़े थे, जो सब कुछ देख पा रहे थे, जिसमें जेरास द्वारा सिल्विया को रोकना भी शामिल था। उन्होंने बाकी अंतरिक्ष यानों को भी यही आदेश दिया था, दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना। मुझे मत बताओ कि हम उन्हें अनदेखा कर देंगे। तुम्हें पता है कि यह असंभव होगा, रॉरी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। डार्वे के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। चलो थोड़ी देर के लिए जेरा की योजना के साथ खेलते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर उसके पास कोई योजना नहीं है तो वह ऐसा करने के लिए इतना मूर्ख है ना? डार्वे ने पहले से कहीं ज्यादा आराम से पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि उसकी जबान बहुत तेज है और वह बात करना जानता है। अगर उसके होंठ उनसे टकराते हैं तो यह वाकई देखने लायक नज़ारा होगा। अगर मैं ऐसा नज़ारा देखूं तो मैं खुशी से मर जाऊंगा, डार्वे के सिर हिलाने पर रॉरी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि उसके कबीले का ये सदस्य अभी भी नाराजगी पाल रहा था। और धीरे धीरे अंतरिक्ष यानों के 2 समूह एक दूसरे के पास पहुंचे। एक बार जब वे 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए, तो विशाल समुद्री डाकू अंतरिक्ष यान ने उनकी ओर बढ़ना बंद कर दिया, जैसा कि जेरस ने सिल्विया को निर्देश दिया था। उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए कहो, जेरस ने कहा, जबकि सिल्विया ने उसके चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उसे देखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने सिगरेट जलाते हुए पूछा और जल्दी से एक और जलाया। आगे बढ़ते रहो, सिल्विया ने अपने हाथों में तकनीकी उपकरण के माध्यम से अंतरिक्ष यान को आदेश दिया, जिससे डार्वे और रोरी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और 5 मदरशिप आगे बढ़ते रहे। वे अभी भी नहीं रुक रहे हैं,
कप्तान, अजीब काले वस्त्र पहने लोगों के एक समूह के रूप में भ्रम के साथ मिश्रित क्रोध की दहाड़ सुनाई दी, जो अंतरिक्ष यान के सबसे ऊपरी हिस्से पर एकत्र हुए थे। वे विभिन्न जातियों का मिश्रण थे, सभी मानव जैसे, लेकिन बहुत अलग त्वचा के रंग के साथ, और उन सभी की पूंछ थी, जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करती थी। अग्रणी, अंतरिक्ष यान के सिर की ओर एक लंगर फेंको। अंतरिक्ष यान के सिंहासन पर बैठे विशालकाय व्यक्ति से जोरदार आवाज निकली। लंगर, चीख गूंजी, और तुरंत 5 आदमी काम पर लग गए, जल्दी से उन लोहे की सलाखों को नीचे लुढ़काते हुए। जैसे ही विशाल लोहे के लंगर को लीवर की सहायता से जमीन से उठाया गया। रुको, आदेश आया। जब लंगर हवा में रुका, लंगर पकड़े लोगों के चेहरे से पसीना टपक रहा था। गिराओ, आदेश आया, और तुरंत लंगर गिरा दिया गया। तुरंत उग्र गति से जी एक अंतरिक्ष यान की ओर, विशेष रूप से जहां जेरास और छोटा समूह बैठा था। हो, जेरास ने जोर से सांस छोड़ी, धुएं का एक कश। लंगर की ओर देखे बिना उसने बस अपने हाथों में आधी धूम्रपान की गई सिगरेट पकड़ी और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया, जैसे कि उसे फेंक रहा हो। फिर भी ये रहस्यमय तरीके से एक अजीब तरीके से आगे बढ़ा और वास्तव में लंगर से टकराया, जिससे एक चमकदार लाल रोशनी निकली। सिगरेट, जिसे आग की लपटों से तुरंत जलकर राख हो जाना चाहिए था, अजीब तरह से घर्षण के कारण लंगर गिरने की गर्मी को पार करने में सक्षम थी। रहस्यमय तरीके से ये लंगर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशाल श्रृंखला से टकराया, और हजारों से अधिक लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए श्रृंखला 2 टुकड़ों में कट गई। क्या हुआ? समुद्री डाकू चिल्लाए, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हुआ था। लंगर अभी भी उनकी ओर बढ़ रहा था, और फिर से जेरास ने एक और सिगरेट की छड़ी पकड़ी और उसे लंगर की ओर फेंक दिया। जब यह उससे टकराया तो यह वापस उसी ओर उड़ गया जहां से यह आया था, जिससे अंतरिक्ष यान के डेक पर खड़े समुद्री डाकू बहुत डर गए। पवित्र मां मीठे बंदर के दूध की, मुझे भाड़ में जाओ, भागो। अध्याय 478, समुद्री लुटेरों से मुठभेड़ 2। भागने की चेतावनी अभी आई ही थी कि लंगर अंतरिक्ष यानों के डेक से टकरा गया। समुद्री लुटेरों द्वारा जल्दी से बचाव अवरोध स्थापित करने के प्रयास व्यर्थ हो गए। उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इससे पहले कि लंगर उनके अंतरिक्षयान से टकराता, उसे लगभग पूरी तरह से एक तरफ झुका देता। कबूम! अंतरिक्षयान के ऊपर से आग की लपटों का एक विशाल मशरूम फूट पड़ा, जिससे कुछ समुद्री लुटेरे अंतरिक्ष के शून्य में उड़ गए। उनमें से कुछ बदकिस्मत लोग टक्कर से बने छोटे से ब्लैक होल में गायब हो गए, जिससे उस समय दृश्य को देख रहे जियारन बहुत भयभीत हो गए। लेकिन डेक पर मौजूद लोगों के लिए इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि आग के साथ अजीब सी बिजली चमक रही थी। तुरंत ही उन्होंने अंतरिक्षयानों पर पूर्ण नियंत्रण खो दिया, जिससे वे पूरी तरह सुन्न और लकवाग्रस्त हो गए। अप्रत्याशित रूप से अंतरिक्षयान को एक तरफ फेंक दिया गया। आग की लपटों और बिजली के बीच नीचे की ओर गिरते हुए अंतरिक्षयानों को नुकसान पहुंचाया। अपनी आंखों में सदमे के साथ उन्होंने देखा कि उनके सामने का अभेद्य पहाड़ समुद्री लुटेरों की तीखी चीखों के बीच एक तरफ खिसक गया, जिन्होंने अपने अंतरिक्षयानों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की। हम इसे नहीं भूलेंगे जियारन, हम नहीं भूलेंगे। दूर से दहाड़ सुनाई दी। इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि मिनी दिग्गज थे, जिन्होंने लंगर गिराने का आदेश दिया। जेरा के होठों से एक और धुआं निकला, क्योंकि उसने चंचलता से फ्लिफी के पेट पर प्रहार किया। छोटी बिल्ली ने आखिरकार खुद को संभाला और जेरा की उंगलियों के साथ लड़ाई का एक और दौर शुरू किया। जेरा के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, उसकी सुस्त आंखों में कुछ रंग आ रहा था। जियारन के अंतरिक्षयान पहले कभी नहीं रुके, और वे सभी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। क्या ऊपरी क्षेत्र में सिगरेट बेची जाती है? जेरास ने अचानक सिल्विया से पूछा, जो आखिरकार अपने सदमे से बाहर आई। क्यों? उसने चकित होकर पूछा। मेरा पैक लगभग खत्म हो गया है, बस 3 बचे हैं, मुझे फिर से भरना है, जेरास ने उदासीन आंखों से कहा, जबकि सिल्विया ने उसे बस खाली आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति से बात कर रही थी, और वह व्यक्ति नहीं था जिसने अभी अभी एक पूरे समुद्री डाकू अंतरिक्षयान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। जहां वह खड़ा था, वहां से 1 इंच भी हिले बिना वह देख सकता था कि जेरास को इससे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा की तरह उदासीन थीं, केवल एक चीज उसे कुछ रोशनी दे रही थी, कोई और नहीं बल्कि फ्लिफी, जो वर्तमान में अपनी उंगलियों से विश्व युद्ध में लगी हुई थी। मुझे यकीन है कि डार्वे के पास कुछ होगा। वह अच्छी तरह जानता है कि आप और कहां से प्राप्त कर सकते हैं, सिल्विया ने कहा, क्योंकि जेरास ने धूम्रपान जारी रखने से पहले सिर हिलाया और अपनी उन खाली आंखों से अंतरिक्ष के शून्य को देखा। लेकिन जब उसने अपने सामने अथाह अंधकार की दुनिया को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये वह अवरोध है जो ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र को विभाजित करता है। इसे महान शून्य अवरोध कहा जाता है, सिल्विया ने बताया जब अंतरिक्षयान का बेड़ा शून्य में प्रवेश कर गया। 5 मिनट तक घने अंधेरे में यात्रा करने के बाद वे अंततः इससे बाहर निकल गए, और जेरास के सामने जो आया वह एक अविश्वसनीय तस्वीर थी। सबसे पहले हवा में मौजूद अजीब ऊर्जा थी। यह मैना के समान दिखती थी, लेकिन ये सबसे अधिक केंद्रित और शुद्ध थी जो कभी भी अस्तित्व में होनी चाहिए।
इसने अंतरिक्ष के हर इंच को भर दिया, और जब उसने फ्लफी को देखा और उसके फर पर सभी रोशनी को अचानक चमकते हुए देखा तो वह भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। म्याओ, आश्चर्य की आवाज़ उसके छोटे से मुंह से निकली जब वह खुद को देख रहा था, ज़ेरा की गोद में बार बार घूम रहा था। उच्च क्षेत्र की मन सांद्रता निचले क्षेत्रों की मन सांद्रता से 50 गुना अधिक है, जहां से यह है। यही कारण है कि यह इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है, सिल्विया ने समझाया, जबकि ज़ेरास ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा। 50 गुना मन सांद्रता? अगर कोई 50 गुना मन सांद्रता वाले क्षेत्र में खेती करता है तो वह कैसे तेजी से मजबूत नहीं होगा। वे सैकड़ों अन्य अंतरिक्ष यानों से भरे इस अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले अकेले नहीं थे, और आश्चर्यजनक रूप से जियारन की मदरशिप, जो विशालता की परिभाषा थी, ट्रैक्टर की तुलना में कार जैसी थी। उस जगह के आसपास और भी बड़े विशालकाय अंतरिक्ष यान थे, जिनमें बहुत ही अजीबोगरीब नस्लें मौजूद थीं। उनकी छाती फूली हुई थी और उनकी नाक अंतरिक्ष की सबसे दूर की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि गर्व एक सार्वभौमिक अवधारणा है, ज़ेरास ने चुपचाप सोचा। हम वापस आ गए हैं। हम आखिरकार वापस आ गए हैं। हा, ज़ेरास अंतरिक्ष यान में मौजूद जियारन के मुंह से खुशी की चीखें सुन सकता था। विनाशकारी परिस्थितियों के साथ निचले क्षेत्र में वर्षों बिताने के बाद वे अंततः बहुत कम नुकसान के साथ वापस लौटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और मिशन पूरा किया। मिशन पूरा हो गया था और उन्हें अपने बहुत अच्छे से पूरे किए गए मिशन के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से अच्छी तरह से भुगतान किया जाएगा। स्वागत है, ज़ेरास। ऊपरी क्षेत्रों में गरिमा में आवाज़ गूंजी और दो लोगों की आवाज़ उनकी ओर आगे बढ़ने की आवाज़ गूंजी। एक के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और दूसरे के चेहरे पर क्रोधी भाव था। तो मुझे बताओ, तुम्हें ये कैसा लगा? बहुत बढ़िया है ना? डार्वे ने ज़ेरा के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, जिससे उसने सिगरेट का पैकेट अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मन की सांद्रता पहले से कहीं ज्यादा है, और लोगों के गर्व के लिए भी यही कहा जा सकता है, ज़ेरास ने अपने हाव भाव में ज्यादा बदलाव किए बिना कहा। हा, जोरदार हंसी किसी और की नहीं बल्कि डार्वी की थी। तुम पहले से ज्यादा सीधे हो गए हो। मुझे ये पसंद है, डार्वी ने गर्व के साथ कहा, जबकि रोरी ने नाक सिकोड़ी। और इससे वह और जल्दी मर जाएगा, उसने कहा। लेकिन ज़ेरास को बहुत पहले ही पता चल गया था कि रोरी कैसे काम करता है, और उसे पता था कि उसे अनदेखा करना ही सबसे अच्छी बात है। और वे सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ज़ेरास ने पूछा, जब अंतिम जियारन अंतरिक्ष यान की ओर देखने के लिए मुड़े और उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान में मौजूद सभी लोगों की नज़रें अभी ज़ेरास पर थीं। ये तुम्हारी गलती है, ज़ेरास। अध्याय 479, ऊपरी क्षेत्र। मेरी गलती? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जबकि वह एलियंस के समूह को देख रहा था जो अभी भी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। हाँ, दरअसल यहाँ हर कोई दूसरी जाति को जानता है। बेशक हजारों जातियां हैं, लेकिन उनके छात्रावास के आधार पर उन्हें आसानी से ऊपरी क्षेत्र में से एक के रूप में पहचाना जा सकता है। अभी आप मानव रूप में हैं, चाहे वह कितना भी मानवीय रूप में क्यों न दिखे, आप अभी भी निस्संदेह एक इंसान की तरह दिखते हैं, जो कि अब तक देखी गई सबसे अजीब चीज है। और अधिक आश्चर्यजनक रूप से, आप विनाशकारी रूप से, आप जानते हैं, ओह सुंदर हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप खुद पर ऐसी निगाहें न खींच पाएं, डी.आर.वे ने कहा जब ज़ेरास ने अपना ध्यान सिस्टम की ओर केंद्रित किया। अरे सिस्टम, क्या तुम मुझे आकर्षण की उपयोगिता बता सकते हो? ज़ेरास ने आखिरकार पूछा, वह अंतिम प्रश्न जो उसे नहीं पता था कि उसने इतने समय से सिस्टम से क्यों नहीं पूछा। आकर्षण एक सार्वभौमिक गुण है जो मेज़बान में शारीरिक आकर्षण विकसित करता है। यह अन्य जातियों को मेज़बान के आसपास सहज महसूस करने में सक्षम बनाता है, जिससे मेज़बान अधिक भरोसेमंद और स्वाभाविक रूप से आंखों को भाने वाला लगता है। यहाँ तक कि मनुष्यों को खाने वाला प्राणी भी अपने आकर्षण के कारण मेज़बान को अनदेखा कर सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आकर्षण का गुण कब मदद कर सकता है। आप जानते हैं, सभी झाड़ियों को पीटने के बाद आखिरकार सिस्टम पूरा हो गया। आपके सिद्धांत से एक निष्कर्ष है, आकर्षण मुझे एक प्यारे खरगोश में बदल देता है, जिसका हर कोई चाहे किसी भी जाति का हो। ज़ेरास ने सिस्टम को अनदेखा करते हुए दृढ़ निश्चय किया। सुंदर होना बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर होना, उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यह अभी से ही दिखना शुरू हो गया था। ये कहने के बाद, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके उच्च अधिकारियों के सामने एक लड़की के रूप में या एक जियारन के रूप में या क्या बनूं? मुझे पूरा यकीन है कि वे एक लड़की की उम्मीद कर रहे होंगे, न कि एक लड़के की, ज़ेरास ने डार्वे से पूछा, जिसकी भौहें आराम करने से पहले सिकुड़ गई थीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब वे आपके 80% रक्तरेखा शुद्धता स्तर के बारे में सुनेंगे और हमारी कहानी साथ में सुनेंगे तो वे तय करेंगे। लेकिन ज़ेरास को पता है, हमारे उच्च अधिकारी हमसे अलग हैं। वे एलियंस को बहुत पसंद नहीं करते हैं और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को लाने के लिए निचले क्षेत्र में जाने के विचार को घृणित मानते हैं। यदि आप उनके सामने बहुत घमंडी बनेंगे तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या होगा।
डार्वे ने गंभीरता से कहा, जबकि रॉरी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। ओह 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 डार्वे, तुम बहुत अच्छे हो। उसे उनके सामने घमंडी बनने दो, उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा, रॉरी ने एक भरपूर मुस्कान के साथ कहा। आह रॉरी, टीएस, तुम्हें पता है कि तुम एक दुश्मन हो, है ना? आमतौर पर मैं ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक जीने नहीं देता, अकेले मेरे आसपास रहना तो दूर की बात है। लेकिन अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें सांस लेने और हर समय मुझे परेशान करने की अनुमति देकर क्या कर रहा हूँ, जेरस ने थके हुए भाव के साथ कहा, जबकि रॉरी के चेहरे पर एक नस उभर आई। तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? रॉरी ने गुस्से से कहा, जबकि जेरस ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सभी आंखें तोड़ सकता हूँ, जेरस ने एक बेफिक्र भाव के साथ कहा, क्योंकि रॉरी तुरंत उस पर झपटा, लेकिन डार्वे ने उसे पकड़ लिया। मुझे अकेला छोड़ दो, डार्वे, मुझे इस बदमाश को सबक सिखाने दो, रॉरी गुस्से में चिल्लाया, जिससे दर्शकों की भीड़ उनके पास आ गई। तुम बेवकूफ़ हो, तुम 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हो, वह मुश्किल से 100 साल का है। तुम एक बच्चे को मुखों से पीटने की कोशिश कर रहे हो, तुम कितने बेशर्म हो सकते हो रॉरी। इसे साथ में रखो। रॉरी ने आखिरकार खुद को संभाला और जेरास पर ठंडी खर्राटे लेते हुए, दोनों हाथों को एक साथ मोड़ते हुए, डार्वे ने उसे चिल्लाकर कहा। ये तो कहा, वे जहाज इतने बड़े क्यों हैं? यह एक हाथी के बगल में चलने वाली चींटी की तरह है। कुछ हद तक, जेरास ने कहा, लेकिन सिल्विया ने बीच में ही रोक दिया। शर्मनाक, उसने पूछा। जेरास ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। तुम ऐसा कह सकते हो, जेरास ने जवाब दिया और उसने अपनी नज़रें उन विशाल अंतरिक्ष यान पर घुमाईं। ऊपरी क्षेत्रों में 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्रों में हमारी जाति सामान्य क्षेत्र से संबंधित है, जो क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर की है। और फिर सामान्य क्षेत्र में कुल 3 ग्रेड भी हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, सिल्विया ने समझाया। जेरास ने सिर हिलाया। आपने जो भी विशालकाय अंतरिक्ष यान देखे हैं, वे सभी प्रथम श्रेणी के कुलों के हैं। जहां तक उनकी अलग पहचान का सवाल है, तो आयोजन शुरू होने में अभी भी लगभग 1 महीना बाकी है। मुझे यकीन है कि आप खुद उच्च अधिकारियों से इस बारे में विस्तार से जानेंगे। जहां तक हमारी जियारन जाति का सवाल है, हम तृतीय श्रेणी के कुल हैं, सिल्विया ने कहा और जेरास ने सिर हिलाया। तीसरी श्रेणी के कबीले मूल रूप से पूरे ऊपरी क्षेत्रों में सबसे निचले पायदान पर हैं। फिर भी उनकी ताकत का एक हिस्सा ही निचले क्षेत्रों में किसी भी जाति को लगभग परास्त करने के लिए पर्याप्त है। जेरास ने संकुचित आंखों से खुद से सोचा, ये थोड़ा निराशाजनक है। ओह, तुम्हें लगता है कि हम शायद प्रथम श्रेणी के कबीले होंगे, है ना? सिल्विया ने हंसते हुए कहा, जबकि जेरास ने अपना सिर हिलाया। मुझे वास्तव में लगा कि तुम रैंकिंग में ऊपर रहोगे। लेकिन निराशा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मनुष्यों के लिए तुम एक अटूट पर्वत की तरह हो, और ध्यान रहे, मनुष्य निचले क्षेत्र में शीर्ष 3 सबसे मजबूत जातियों में से एक हैं। तुम्हारी ताकतों को देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम अपनी सारी ताकतों को आने नहीं दोगे, जिसका मतलब है कि ये सब शायद तुम्हारी पूरी ताकत का आधा हिस्सा हैं। अपनी आधी ताकत से तुम निचले क्षेत्र में एक पूरी दुनिया को लगभग खत्म कर दोगे, जो कि मैं हमेशा से जानता हूं। मैं कैसे निराश हो सकता हूं? मुझे ऊपरी क्षेत्र में और भी अधिक विस्मय महसूस होता है। यदि तीसरी श्रेणी का कबीला आपके जितना ही मजबूत है, तो दूसरी जातियों या पहली जातियों या यहाँ तक कि दूसरे उच्च क्षेत्र या ऊपरी क्षेत्र के शिखर की जातियों की ताकतें कितनी मजबूत हैं? जेरास ने जोर से सोचा, उसकी आंखें सावधानी से चमक रही थीं। ऊपरी क्षेत्र, अब जाकर उसे समझ में आने लगा था कि यह पूरी तरह से दूसरे स्तर का समुद्र था, और वह वास्तव में कुएं के तल पर एक मेंढक था। अध्याय 480, उन जातियों के बारे में सीखना जिन्हें वह पहले से जानता था। इससे आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बस मन की सांद्रता को देखें, जो निचले लोगों की तुलना में 50 गुना अधिक है। हम यहाँ तेजी से बढ़ते हैं और यहाँ मूल नियमों को समझना और भी आसान है। मुझे यकीन है कि आपको मूल नियमों को भी समझना शुरू कर देना चाहिए था। वे शक्ति का सच्चा स्रोत हैं। निचले लोकों में मूल नियम लगभग न के बराबर है। इसलिए पृथ्वी के विश्व नेता सभी शीर्ष आकाशगंगा रैंक पर अटके हुए हैं। उनमें से अधिकांश मूल नियमों को भी नहीं समझते हैं, और इसके बिना वे कभी भी छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिल्विया ने कहा, जबकि जेरास ने इसके बजाय कंधे उचका दिए। लेकिन वास्तव में इससे निचले लोग भी बच जाते हैं। अगर यह ऊपरी लोग जैसा होता, तो इसका मतलब होता कि रैंकिंग में आपसे भी ऊपर की जातियां रुचि दिखाएंगी और निचले लोगों की यात्रा करेंगी। अगर ऐसा होता, तो मानव जातियां और अधिकांश जातियां शायद पहले ही विलुप्त हो चुकी होती। यह उन खराब परिस्थितियों के कारण है, जिसके कारण ऊपरी क्षेत्र के लोग निचले क्षेत्रों को अपनी नज़र में भी नहीं रख पाते। मुझे यकीन है कि उन्होंने सोचा होगा कि हम सभी बंदर हैं, जेरास ने कहा, और सिल्विया जोर से हंस पड़ी। और इससे मुझे याद आया, क्या तुम किसी ऐसी जाति को जानते हो जिसके माथे पर सींग हो?
जेरास ने अचानक भौहें उठाकर पूछा, क्योंकि शिमा की यादें उसके दिमाग में आ गईं, जो ऊपरी क्षेत्र की पहली जाति थी जिसे उसने देखा था। माथे पर सींग। यहाँ कई सींग वाली जातियां हैं, सिल्विया ने जवाब दिया, और उसने जो कहा वह सच था। ऐसे सींग वाली 1000 से ज्यादा जातियां थीं, इतनी ज्यादा कि अगर वे 1000 तक पहुंच जाती तो वह इसे झूठ नहीं कहती। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें जानते होगे। मनुष्यों के बीच भी उनमें लगभग शून्य अंतर है। एकमात्र चीज जो उन्हें अलग करती है वह है उनका सींग, जिसके कई रंग हैं, प्रत्येक रंग उनके गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जेरास ने समझाया, और तुरंत उसने सिल्विया की आंखों में चमक देखी। ये नारामा जाति है, वे दूसरी श्रेणी की जाति हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वे वास्तव में मनुष्यों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके सींग बहुत विशिष्ट हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? सिल्विया ने उत्सुकता से पूछा। ऐसे ही एक खंडहर में उनके अवशेष मिले और उनके कबीले की ताकत ने मेरी जिज्ञासा को जगा दिया। वे वास्तव में कितने मजबूत हैं? जेरास ने पूछा, जब सिल्विया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ठीक है, वे दूसरी श्रेणी के कबीले हैं। इसका मतलब है कि वे कम से कम हमारे कबीले से तो मजबूत हैं। सीधी लड़ाई में हम हार जाएंगे। नारामा एक डरावनी जाति है, लेकिन फिर भी वे कोई विशेष रक्तरेखा वाली जाति नहीं हैं। दूसरी श्रेणी के कबीलों में सिर्फ सबसे निचले पायदान पर हैं, सिल्विया ने समझाया, जब जेरास ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वे उतने मजबूत नहीं हैं जितना उन्होंने कहा, जेरास ने खुद से सोचा। इसके अलावा क्या आपने इस जाति के बारे में सुना है? वे हाइड्रा में बदलने में सक्षम हैं, जेरास ने कहा, जब सिल्विया ने उसे एक भौं उठाकर देखा। हाइड्रा? उसने पूछा, ये समझे बिना कि उनका क्या मतलब है। मेरा मतलब है, वे सांपों में तब्दील होने में सक्षम हैं, लेकिन कई सिर वाले सांप कुछ तो 9 सिर तक पहुंच सकते हैं, उसने पूछा, और सिल्विया के चेहरे पर भय की चमक आ गई। ऐसी केवल एक ही जाति हो सकती है, कोलोसल डिवॉयर्स, सिल्विया ने जेरास से फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। ये वास्तव में वही था जिसे वे सींग वाले लोग सेलेना कहते थे जब वह हाइड्रा में तब्दील हो गई थी। कोलोसल डिवॉयर्स। ऐसा लगता है कि वे काफी लोकप्रिय हैं, जेरास ने कहा, लेकिन सिल्विया के चेहरे पर गंभीर भाव देखा। कोलोसल डिवॉयर्स प्रथम श्रेणी के कुलों की शीर्ष 3 जातियों में से एक हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वे सामान्य क्षेत्र से दूर दूसरे क्षेत्र में जाने में भी सक्षम हैं, सिल्विया ने समझाया, और जेरा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। लेकिन कोलोसल डिवॉयर्स एक दुष्ट जाति है और इसलिए निषिद्ध है। वे खुद को विकसित करने के लिए अन्य जातियों को खा सकते हैं, इसीलिए उन्हें सामान्य क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया है और उन्हें ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं है। उनका नाम पुकारना मना है, और यदि आप उनके साथ कोई संबंध रखते हुए पकड़े गए तो आप बस अपने सिर पर विपत्ति लादने की कोशिश करेंगे। उनका फिर कभी जिक्र मत करना, सिल्विया ने गंभीरता से चेतावनी दी, जबकि जेरास ने कंधे उचका दिए, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी, जिससे सिल्विया का मन शांत हुआ। ऐसा जरूर हुआ होगा कि वह शायद उनके अवशेषों से भी मिला होगा, ठीक नारामा जाति की तरह। लेकिन जेरास को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। 9 परिवारों में एक राजकुमारी थी, जिसका मूल वंश कोलोसल डिवोस से निकला था। वह राजकुमारी सिचेलरिया थी, जो हाइड्रा परिवार की राजकुमारी थी। उसने जेरास को किसी बीमारी के बारे में बताया था जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिसे केवल कोलोसल डिवोस ही ठीक कर सकते थे, और वह यहाँ पोर्टल के पीछे चली गई थी। उसे जेरास के बाद यहाँ दूसरी धरतीवासी कहा जा सकता है, लेकिन जेरास को संदेह था कि क्या वह अभी भी जीवित है। वह नारामा जाति के पोर्टल से गुजरी थी, जो निस्संदेह अपने प्रतिभाशाली लोगों की मृत्यु के लिए अपना क्रोध उस पर मोड़ देंगे, और अगर वे उससे पूछें कि वह यहाँ क्यों आए हैं, और उसने उत्तर दिया कि वह कोलोसल डिवोस के लिए आए है, जो एक निषिद्ध जाति थी। वह अच्छी तरह से जानता था, एक बार जब वह कहेगी कि वह उनका हिस्सा है तो उसके बचने की संभावना शून्य के करीब थी। एक ऐसी जाति जो मजबूत होने के लिए दूसरों को खा जाती है। ये वह नहीं था जिसे कोई भी समझदार जाति जीवित रहने देगी। और तभी जेरास के सामने अधिसूचना प्रकट हुई। अब जब होस्ट आखिरकार ऊपरी क्षेत्र में है, सिस्टम होस्ट को अभी जो सबसे बड़ी सलाह दे सकता है वह यह है कि होस्ट को अपने कैश डिवाइडर परिवर्तन को कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसा कि होस्ट ने पहले देखा है, वॉरबेक के शरीर पर कब्जा करने वाला व्यक्ति होस्ट को कैश डिवाइडर के रूप में पहचानने में सक्षम था, बिना होस्ट के रूपांतरित हुए भी। ये कहा जा सकता है कि इस तरह का व्यक्ति केवल ऊपरी क्षेत्रों के शिखर पर ही हो सकता है, और होस्ट को यहाँ ऐसे लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक कि होस्ट का दुर्भाग्य वास्तव में इतना बुरा न हो। लेकिन ये जान लो, जेरास, एक बार जब आप कैश डिवाइडर के रूप में पहचाने जाते हैं तो केवल एक ही विकल्प होता है,